नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहा है। जी हाँ, 25 जुलाई की शाम को अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया को यह जानकारी दी कि विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि वो बुधवार को यानी 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पेश करेंगे। यह अविश्वास का प्रस्ताव पेश क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है, आज के इस अंक में यही जानने की कोशिश करेंगे। अभी जुमा जुमा कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में इनका नया नामकरण हुआ है, INDIA, इंडिया। ये फुल फॉर्म नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है और सोच समझ करके ये नाम रखा गया ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवादी चेहरा है उसके मुकाबले में एक ऐसा नाम लाया जाए, एक ऐसा गठबंधन नाम हो कि ये लोग स्टैंड कर सकें और पब्लिक को भी थोड़ा सा गुमराह कर सकें कि हम भी तो इंडिया वाले हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि ये मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि जो विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा तलाश करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है, उसको मीडिया की सुर्खियों में तो किसी ना किसी तरीके से बने ही रहना है। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा 2018 में भी और इसी जुलाई महीने में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। यानी हर आम चुनाव से करीब करीब 8-10 महीने पहले इन्होंने, मुझे लगता है कि एक आदत बना ली है, एक रवैया बना लिया है, एक फैसला कर लिया है कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है। इस हिसाब से जो अगला अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो 2028 में आएगा, क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने का न केवल अधिकांश भारतीय मतदाताओं को यकीन है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों को और उन देशों के राष्ट्र प्रमुखों को भी इस बात का यकीन है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में ये बात कह भी दी थी कि देश की जनता तो मन बना चुकी है। ऐसा लगता है कि दुनिया के जो शक्तिशाली और प्रमुख देश हैं वो भी ये यकीन कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही तीसरी बार भारत में सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, UAE, इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, इसके अलावा जापान जैसे देशों में जिस तरीके से सम्मान मिल रहा है, जिस तरह वो दीर्घकालिक हमारे साथ समझौते कर रहे हैं, रक्षा समझौते भी और दूसरे क्षेत्रों के समझौते भी, उससे उनका यकीन जो है वो सुदृढ़ दिखाई देता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ 26 जुलाई को, यानी जिस दिन हम बात कर रहे हैं, उस दिन सुबह 10 बजे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस क्यों देने वाला है। ऐसी क्या बात हो गई कि मोदी सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार है
और जिसके पास अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 303 और उनके जो सहयोगी हैं, उनके मिलाकर के भी करीब-करीब 330 के आसपास सांसद हैं। 543 के सदन में बहुमत के लिए 272 चाहिए और लोकसभा में उसके पास तो 300 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव 2 ही सूरत में लाया जाता है। या तो विपक्ष जो है वो ये महसूस करता हो कि किसी सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है, या फिर एक दूसरा कारण भी है कि साहब वो जनविश्वास खो चुकी हो, या विपक्ष को लगता हो कि जो उनके सहयोगी हैं वो उनका साथ नहीं देंगे, यानी उन्होंने सरकार में अविश्वास जाहिर कर दिया हो, घोषित रूप से भले ही ना किया हो। तो सवाल ये है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ना तो ये सरकार अल्पमत में है, ना सदन का विश्वास खो चुकी है, और ना ही कोई ऐसा इन्होंने काम किया है कि इनको हटाने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आए और फिर सत्ता पक्ष के सांसदों से भी कहे कि वो अपनी अंतरात्मा पर वोट करे और इस सरकार को हटाए। मैं ऐसे अनेक काम गिना सकता हूं मोदी सरकार के, जिनकी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। कोविड काल में जिस तरीके से अकेले भारत के भीतर ही 200 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। अधिकांश भारतीयों को 2-2 टीके और बहुतों को तो 3-3 टीके भी लगा दिए गए हैं। और जिस तरीके से कोविड से रक्षा की गई है लोगों के जीवन की, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई है। बल्कि चूंकि मोदी सरकार के समय उन्हीं के नेतृत्व में 2-2 कोरोना वैक्सीन विकसित की हमारे वैज्ञानिकों ने, तो इसको भी बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले चंद्रयान-3 हम लोगों ने भेजा है, जो अगस्त के आखिर में लैंड करेगा चंद्रमा पर। ये भी कोई छोटी-मोटी छलांग नहीं है। भारत दुनिया का चौथा देश बनने वाला है जो ये कामयाबी हासिल करने वाला है। दूसरे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी संसद में भावभीना स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, उनके भाषण के दौरान 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दी गई, 70 से अधिक बार तालियां बजाई गई। व्हाइट हाउस में इस तरह का स्वागत किसी और का नहीं हुआ है, ये बात भी कही जा रही है। फ्रांस में उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया, यूएई में सर्वोच्च सम्मान दिया गया। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब उनकी अगवानी करने आते हैं तो उनके पैर छू करके आशीर्वाद मांगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस बताते हैं। इससे पहले भी 10 से अधिक देश उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। और जो ग्लोबल रेटिंग है दुनिया भर के लीडर्स की, उसमें नरेंद्र मोदी पिछले 4 साल से टॉप पर बने हुए हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें स्थान पर पहुंच गई है पूरी दुनिया में, और प्रधानमंत्री का कहना है कि 2024 से 29 का जो रिजीम होगा उनका, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 3 में शामिल हो जाएगी। इसके अलावा भी अनेक क्षेत्रों में जो सफलताएं मिल रही हैं और जिस तरीके से भारत का सम्मान बढ़ रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर चोट की जा रही है, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं पर भी जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, इन सब के चलते
ऐसा लगता है कि इन विपक्षी नेताओं को अब ये लगने लगा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकना उनके बूते की बात नहीं है और देश की जनता मजबूती के साथ उनके पीछे खड़ी हुई है। मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी जो इन करीब 26 दलों की अगुवाई कर रही है, 25 दलों की अगुवाई कर रही है, और राहुल गांधी जिस तरीके से देश में विदेश में जाकर के मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये लोग आपा खो चुके हैं, इनका दिमागी संतुलन हिल चुका है और ये हर तरफ से हताश, निराश होकर के, दिशाहीन होकर के अब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके देश के भीतर भी, देश के बाहर भी एक संदेश भेजना चाहते हैं। ये संदेश क्या है, ये समझने में कोई बहुत मुश्किल आने वाली नहीं है। हम जुलाई में हैं इस समय, बस बीच में 1 महीना बचा हुआ है अगस्त का, और सितंबर में दिल्ली में G20 देशों का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। और इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर के रूस के राष्ट्रपति और तमाम जितने भी G20 के देश हैं, वो सब शामिल होने वाले हैं। ऐसे में जो एक बड़ा एक श्रेय मिलने वाला है नरेंद्र मोदी को, और जिस तरीके से जनवरी 2024 में भगवान राम के मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं, मंदिर बहुत तेजी से इस समय निर्मित हो रहा है, वो पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो जमीन पर उतर चुके होंगे। उसके बाद जब ये चुनाव होंगे तो आप अंदाजा लगाइए, यूसीसी भी लाइन में है। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव हैं जो संसद में आएंगे बारी बारी। इससे इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता मार्च अप्रैल 2024 तक अपने सर्वोच्च शिखर पर होगी, और ऐसे में उनको सत्ता से बाहर करना बिल्कुल आसान नहीं है। और ये जो बात कही जा रही है कि अगर निरंतरता में किसी पार्टी की सरकार 3 बार बन जाती है और किसी बड़े दल की अगर 3 बार नहीं बनती है और विपक्ष सत्ता में नहीं आता है, तो फिर उनका वापसी करना बहुत मुश्किल होता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी और उनके साथ कई विपक्षी दलों के नेता बहुत डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं। वो किसी भी हद तक जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। जो आंकड़े मैं आपको दे रहा था वो ये हैं कि 2-3 चीज़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कड़ा प्रहार करते हैं। एक तो वंशवाद पर, वंशवाद आधारित पार्टियों की लीडरशिप पर। दूसरे, जो लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं, ये लोग जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, लोकतंत्र को ही कमज़ोर करते हैं। दूसरे, वो भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बेंगलुरु में जो दल इकट्ठा हुए थे, उनमें कौन-कौन ऐसे चेहरे थे जो वंशवादी, परिवारवादी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, शरद पवार, सुप्रिया सुले, एम.के. स्टालिन, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जयंत चौधरी। ये सारे ऐसे ही चेहरे हैं जो राजनीतिक विरासत के चलते आज अगली पीढ़ी के तौर पर अपनी अपनी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ आंकड़े मैं आपको और दे देता हूं। 2019 के चुनाव में
कांग्रेस ने कुल 52 सीटें जीती थी। इन 52 में से मैं आपको चौंकाने वाला आंकड़ा देता हूं। केरल की 20 में से 15, पंजाब की 13 में से 8, तमिलनाडु की 38 में से 8 कांग्रेस ने जीती थी। और ये 3 स्टेट से कितनी बैठती हैं? 31 सीटें। और कुल कितनी मिली थी? 54 सीटें। 31 और 54 यानी 23 सीटें और कहाँ से आई थी इनकी? तो ये 23 सीटें इनको आई थी, उनका डिटेल में आपको जरा दे देता हूं। ये चौंकाने वाला डिटेल है। 3 राज्यों से तो 31 मिल गई, और जो बाकी के सारे राज्य बचे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसमें इनको केवल और केवल 23 सीटें मिली। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 1 कांग्रेस को मिली, रायबरेली। महाराष्ट्र की 48 में से केवल 1 चंद्रपुर वाली। पश्चिम बंगाल की 42 में से केवल 2, बिहार की 40 में से केवल 1, मध्य प्रदेश की 29 में से केवल 1, कर्नाटक की 28 में से 1, उड़ीसा की 21 में से 1, गुजरात की 26 में से 0, आंध्र प्रदेश की 25 में से 0, राजस्थान की 25 में से 0, तेलंगाना की 17 में से 3, असम की 14 में से 3, झारखंड की 14 में से 1, छत्तीसगढ़ की 11 में से 2, हरियाणा की 10 में से 0, दिल्ली की 7 में से 0, जम्मू कश्मीर की 6 में से 0, उत्तराखंड की 5 में से 0, हिमाचल की 4 में से 0। और ये जो मैंने आपको स्टेट गिनाए हैं, ये हैं 19। 19 स्टेट में 452 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को मिली केवल 17। 452 में से 19 राज्यों में केवल 17 सीटें। और जो 4 बाकी सीटें हैं, वो मेघालय से, गोवा से, अंडमान से, इस तरीके से छोटी छोटी जगहों से इनको मिली थी। जहां एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी 2019 के चुनाव में, ऐसे 18 राज्य हैं जिनमें 121 लोकसभा सीटें होती हैं। गुजरात की 26, एक भी नहीं। आंध्र की 25, एक भी नहीं। राजस्थान की 25, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं। हरियाणा की 10, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं। दिल्ली की 7 में से एक भी कांग्रेस को नहीं। जम्मू कश्मीर की 6 में से एक भी नहीं। उत्तराखंड की 5 में से एक भी नहीं। हिमाचल की 4 में से एक भी नहीं। त्रिपुरा की 2, अरुणाचल प्रदेश की 2, मणिपुर की 2, नागालैंड की 1, मिजोरम की 1, दादरा नगर हवेली की 1, दमन दीव की 1, सिक्किम की 1, लक्षद्वीप की 1, चंडीगढ़ की 1। कांग्रेस को एक भी नहीं इनमें से। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके फ्रस्ट्रेशन का। और ये जो आए दिन नरेंद्र मोदी को ये गालियां देते रहते हैं, उनको बदनाम करते रहते हैं, क्योंकि कहीं भी उन पर रंच मात्र भी, रत्ती भर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने भारत को कहीं नीचा दिखाया है। और ये जो मणिपुर वाला मामला लेकर के ये पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं और जिस पर ये हंगामा कर रहे हैं, अतीत की जरा घटनाएं, 2014 से पहले की जरा घटनाएं देखिए। अकेले मणिपुर नहीं, पूर्वोत्तर के कई राज्य इसी तरह महीनों महीनों सुलगते रहते थे, भारत से कट जाते थे। आज तो पूर्वोत्तर में तमाम विकास के काम हुए हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट के अलावा कुछ भी नहीं है। एक आंकड़ा चलते चलते और दे देता हूं, जो लोग आंकड़ों में दिलचस्पी रखते हों। ये जो बेंगलुरु में इकट्ठे हुए थे, जो कह रहे थे कि 2024 में हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाएंगे,
इनमें देखिए एमडीएमके लोकसभा में 0 सीट, केडीएमके 0 सीट, आरएसपी 0 सीट, केरला कांग्रेस 0 सीट, सीपीआईएमएल 0 सीट, आरजेडी लालू की 0 सीट, आरएलडी जयंत चौधरी की 0 सीट, पीडीपी महबूबा मुफ्ती 0 सीट और शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार ये तो टूट चुके हैं। तो इनका तो अस्तित्व क्या है? कुल मिलाकर के 8 पार्टियां मोदी को हटाने की हुंकार भर रही थी इनके साथ बेंगलुरु में, जिनकी 0 सीट है। और जो 3 पार्टी ऐसी हैं जिनका केवल 1 एमपी है। आप अंदाजा लगाइए और इनका दुस्साहस देखिए। केवल कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसकी 52 सीटें, डीएमके 24 सीटें, टीएमसी 22 सीटें। बाकी जो चौथे नंबर पर है नीतीश 16 सीटें, लेकिन वो 2019 में नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के चुनाव प्रचार में उतरे थे, इसलिए वो 16 की 16 सीटों का उनको श्रेय नहीं जाता है। समाजवादी पार्टी 5, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, सीपीएम 3, आईयूएमएल 3, सीपीआई 2, जेएमएम 1, आम आदमी पार्टी 1, वीसीके 1। ऐसी पार्टियां हैं जो नरेंद्र मोदी को 2024 में, और इनका वश चले तो अभी आज ही 26 जुलाई को ही अविश्वास प्रस्ताव पर ही नरेंद्र मोदी को ये हटा दें। लेकिन ये सपने हैं शेख चिल्ली के, देखने से कौन रोक सकता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।